हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सी प्लस प्लस सीखने की आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। When two or more than two functions having the same name but different parameters in a single program, then they are said to be overloaded functions। जब किसी प्रोग्राम में दो या दो से अधिक फंक्शंस का सेम नाम होता है लेकिन उनके पैरामीटर्स में कुछ डिफरेंशिएशंस होता है, तो इस तरीके के फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं ओवरलोडेड फंक्शंस। और जिस प्रोग्राम में ये ओवरलोडेड फंक्शंस यूज करे जाते हैं उस प्रोग्राम को फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है। अब नीड फॉर फंक्शन ओवरलोडिंग यानी कि फंक्शन ओवरलोडिंग की क्यों आवश्यकता होती है। फंक्शन ओवरलोडिंग नॉट ओनली रिड्यूसेज नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन अ प्रोग्राम but also make the code execute faster as so many comparisons are eliminated. It also implements polymorphism. फंक्शन ओवरलोडिंग ना केवल कंपैरिजंस की संख्या को कम करता है किसी प्रोग्राम में, बट ऑल्सो मेक द कोड एग्जीक्यूशन फास्टर, और कोड की जो स्पीड होती है एग्जीक्यूशन की उसको भी तेज बनाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो कंपैरिजंस होते हैं वो एलिमिनेटेड हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे कंपैरिजंस होते हैं जिनकी जरूरत हमें नहीं होती है, वो सारे कंपैरिजंस यहाँ पे स्किप हो जाते हैं, जिस कारण जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो फास्ट हो जाता है। इट ऑल्सो इंप्लीमेंट्स पॉलीमॉर्फिज्म। जो हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करता है, यानी कि एग्जीक्यूट करता है। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, देखिए, पॉली मीन्स होता है मोर देन वन, मॉर्फिज्म मीन्स होता है स्ट्रक्चर। When we represent any program in more than one form, then that is called polymorphism। जब किसी भी प्रोग्राम को हम लोग एक से ज्यादा रूपों में प्रस्तुत करते हैं तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। फिलहाल पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर होता है, जो हम लोग सी प्लस प्लस में जब ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब इसके बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो फिलहाल जो फंक्शन ओवरलोडिंग है वो पॉलीमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करता है। Also with function overloading, the programmer is relieved from the burden of choosing the right function for a given set of values। फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू जो प्रोग्रामर होता है उसको एक रिलीव मिलता है, यानी कि एक मदद टाइप का मिलता है, बर्डन ऑफ चूजिंग द राइट फंक्शंस, यानी कि सही फंक्शंस को चुनाव करने का एक बर्डन से वो हल्का हो जाता है, यानी कि उसको बर्डन फ्री हो जाता है कि उसे ये सेलेक्ट नहीं करना होता है कि मुझे किस फंक्शंस को कॉल करने हैं। ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अपनी जरूरत के मुताबिक राइट फंक्शंस को बेस्ट मैचिंग केस के थ्रू फाइंड आउट कर लेता है और उसे कॉल कर सकता है। अब हम लोग प्रोग्राम देखते हैं एक फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या है। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले नाम से तीन फंक्शंस बन गए हैं। एक ये डिस्प्ले है जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, दूसरा हमने डिस्प्ले बनाया है जिसमें एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट है, थर्ड जो डिस्प्ले फंक्शंस है उसमें दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट्स है। तो ये जो प्रोग्राम बना ये फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमने फंक्शन ओवरलोडिंग बताया था जब दो या दो से अधिक फंक्शंस का नाम सेम होता है तो उसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीन फंक्शंस का सेम नाम है, इसका नाम डिस्प्ले है, सेकंड फंक्शंस का नाम भी डिस्प्ले है, यहाँ एक थर्ड फंक्शन और बना है उसका नाम भी डिस्प्ले है। तो जब किसी भी प्रोग्राम में दो या दो से अधिक फंक्शंस का सेम नाम होता है तो उसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। यहाँ इन फंक्शंस में आर्गुमेंट में कुछ ना कुछ या पैरामीटर में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। तो देखिए ये जो डिस्प्ले है यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट या पैरामीटर नहीं है, इसमें एक सिंगल पैरामीटर है और इस वाले थर्ड डिस्प्ले मेथड में दो पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर्स के थ्रू हम लोग फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर। तो हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि जब भी कोई सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो सबसे पहले जो फंक्शन कॉल होता है उसे मेन फंक्शन कहा जाता है। फिर मेन फंक्शन से हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट अलग अलग फंक्शंस के पास ट्रांसफर किया जाता है। तो पहले हम लोग मेन फंक्शंस के अंदर आएंगे, CLR SCR एग्जीक्यूट होगा, देन अब हमें उस डिस्प्ले को कॉल करना है जिसके पास में दो आर्गुमेंट है, यानी कि फर्स्ट भी इंटीजर है 12 और सेकंड 15 है, ये भी क्या है इंटीजर। यानी कि ये जो फंक्शन होगा हमारा कंट्रोल होगा उस डिस्प्ले फंक्शंस के पास जाएगा
जिसमें दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट पास करे गए होंगे। तो कंट्रोल के लिए जो बेस्ट मैचिंग हुआ वो कौन सा फंक्शन हुआ, ये जो थर्ड वाला फंक्शन है ये उसका मैचिंग फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो आर्गुमेंट हैं, तो दो आर्गुमेंट वाला जो फंक्शन है वो ये है। दोनों आर्गुमेंट इंटीजर है, तो दोनों आर्गुमेंट इंटीजर है, इसलिए इसके लिए बेस्ट मैचिंग कौन सा हो गया, ये थर्ड वाला फंक्शन हो गया। अब ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये इसके लिए मैचिंग नहीं है, सेकंड जो फंक्शन है ये भी मैचिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहां से दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और इसके पास केवल एक आर्गुमेंट है, तो इससे मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि जब भी फंक्शन कॉल होता है फंक्शन ओवरलोडिंग में, तो आर्गुमेंट से मैचिंग की जाती है। फंक्शंस का नाम तो सबका सेम है भाई, इसका नाम भी डिस्प्ले है, इसका नाम भी डिस्प्ले, इसका नाम भी डिस्प्ले है, इसलिए ये आर्गुमेंट्स के साथ में मैचिंग करता है। तो यहां से हमने दो इंटीजर आर्गुमेंट पास करे, तो हम अब उस डिस्प्ले मेथड के पास जाएंगे जिसके पास में दो इंटीजर आर्गुमेंट होंगे। तो इसलिए बेस्ट मैचिंग जो हो रही है ये थर्ड वाले डिस्प्ले के साथ में होती है। तो अब कंट्रोल इसके बॉडी लूप में एंट्री कर जाएगा, डबल कोट्स में लिखा है सम ऑफ नंबर्स इक्वल, तो ये सेम ऐसे प्रिंट हो जाना है। और इसके आगे आ जाएगा a प्लस बी, यानी कि a और b की वैल्यू। तो यहाँ फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है 12, तो फर्स्ट आर्गुमेंट जो होगा हमारा जाएगा a के पास और सेकेंड आर्गुमेंट 15 किसके पास जाएगा, b के पास। तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। यानी कि जो भी वैल्यू हम यहाँ से पास करेंगे, पहले जो वैल्यू होगी ये a के पास जाएगा, जो बाद में वैल्यू होगी वो b के पास जाएगा। तो फिलहाल अभी के प्रोग्राम में हमने पहले 12 रखा, तो 12 जाएगा a के पास और 15 जाएगा b के पास। तो इस तरीके से वैल्यू असाइन हो जाएगी a एंड b के अंदर। तो अब हम डिस्प्ले की बॉडी लूप में जाएंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा है सम ऑफ नंबर्स इक्वल a प्लस बी, तो आउटपुट क्या आएगा सम ऑफ नंबर्स इक्वल a की वैल्यू 12, b की 15, दोनों सम हो जाएंगे 27। तो ये लाइन प्रिंट हो जाती है। फिर कंट्रोल क्या काम करेगा, जैसे ही हम यहाँ आएंगे कंट्रोल वापस वहीं चला जाएगा जहां से आया था। तो फिर यहां से कंट्रोल वापस कहां चला जाएगा, फिर से इस लाइन के लास्ट में इधर आ जाता है, तो यहां कंट्रोल चला जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम आएंगे। अब यहां कंट्रोल को क्या कहा जा रहा है भाई, कंट्रोल आप उस डिस्प्ले को कॉल करें जिसमें पास में कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। तो अब इसका बेस्ट मैचिंग केस कौन होगा, इसका बेस्ट मैचिंग केस यहां से हमारा कंट्रोल आएगा और वो इस फंक्शंस के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये ऑलरेडी कॉल हो चुका है, ये और ये बचे थे, तो अब इसके पास भी कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसके पास भी कोई आर्गुमेंट नहीं है। तो इसलिए बेस्ट मैचिंग कौन सा हो गया, ये फर्स्ट वाला डिस्प्ले होता है। कंट्रोल बॉडी में चला आएगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करने वाला है लखनऊ, तो सेकेंड लाइन प्रिंट हो जाएगी। देन वो यहाँ से फिर से वहीं जाएगा जहां से आया था, तो यहाँ से वापस जाएगा और कहां जाएगा इस लाइन के लास्ट में। फिर हम इधर आएंगे, अब हमें डिस्प्ले कॉल करना है, कौन सा वाला डिस्प्ले, जिसके पास में एक सिंगल इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट है। तो अब इसकी मैचिंग किसके साथ हो जाएगी, इसकी मैचिंग होगी इस फंक्शंस के साथ, क्योंकि इसके पास केवल एक इंटीजर आर्गुमेंट है और यहां से भी हम केवल एक इंटीजर आर्गुमेंट पास आउट कर रहे हैं। तो जब फंक्शन कॉल होगा तो ये जो एक्चुअल आर्गुमेंट है 15, ये किसको मिल जाएगा, फॉर्मल आर्गुमेंट a के अंदर आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। देन हम अंदर प्रिंट करेंगे क्या, इनपुट नंबर इक्वल a की वैल्यू, तो इनपुट नंबर इक्वल a, तो a के अंदर कितना आया 15, तो इनपुट नंबर इक्वल 15। देन ये वापस फिर इस लाइन के लास्ट में आएगा गेट ch और प्रोग्राम क्या हो जाएगा खत्म। तो इस तरीके से हमारे फंक्शन ओवरलोडिंग में दो या दो से अधिक फंक्शंस का सेम नाम होता है। अब बात ये आती है कि एक फंक्शन ओवरलोडिंग में मैक्सिमम कितने फंक्शंस को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। तो ये मर्जी मेरी, मैं चाहूं 200 फंक्शन ओवरलोड कर लूं, मैं चाहूं 2000 कर लूं, मैं चाहूं 2 लाख फंक्शंस को ओवरलोड कर सकता हूं। तो अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हम कितने भी फंक्शंस को ओवरलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये आता है, जब भी ओवरलोड फंक्शन किए जाते हैं C++ और जावा में, तो इनके रिटर्न टाइप से कोई मतलब नहीं होता। जैसे सपोज एक फंक्शन मैंने वॉइड टाइप का बनाया डिस्प्ले, इसका नाम हो गया डिस्प्ले। एक और फंक्शन मैंने सपोज बना दिया और उसका रिटर्न टाइप लिख दिया इंट। अब मेरे को ये लग रहा होगा कि भाई जैसे ये दोनों फंक्शन अलग अलग हैं तो ये ओवरलोड हो सकते हैं, तो फिलहाल ये फंक्शन ओवरलोड नहीं हो सकते हैं। तो रिटर्न टाइप से कोई भी मतलब नहीं होता है कि जैसे आपको लग रहा हो कि नहीं इसका रिटर्न टाइप तो वॉइड है, इसका रिटर्न टाइप इंट है, तो ये ओवरलोड हो सकते हैं।
तो ये ओवरलोड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब भी फंक्शन ओवरलोडिंग की जाती है सी प्लस प्लस और जावा सी लैंग्वेज में, तो हम केवल आर्ग्यूमेंट्स के साथ में मैचिंग करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं तब्दीली करते हैं, रिटर्न टाइप से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो जो भी डिफरेंशिएशन किए जाएंगे वो आर्ग्यूमेंट के मामले में, जैसे सपोज यहाँ पे एक डिस्प्ले ऑलरेडी हम लोग बना रखे हैं जिसमें दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट है, इसमें कोई भी इंटीजर आर्ग्यूमेंट नहीं है, यानी कि ये विदाउट आर्ग्यूमेंट वाला डिस्प्ले है और इसमें एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट है। तो ऐसे ही मैं कुछ और डिस्प्ले यहाँ पे बना सकता हूँ, जैसे सपोज एक डिस्प्ले मेथड में कुछ ऐसे बना देता जिसके अंदर दो कैरेक्टर टाइप के आर्ग्यूमेंट हो जाते, ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट भी कैर होता, सेकंड भी कैर होता, तो ये वैलिड था। ऐसे में एक और डिस्प्ले बना देता जिसके अंदर फर्स्ट मैंने इंट ले लिया, सेकंड में कैरेक्टर टाइप का आर्गुमेंट पास कर लूं, तो ये भी वैलिड हो जाता, क्योंकि इस तरीके का डिस्प्ले कोई भी अभी हमने यहाँ पे नहीं बनाया था। ऐसे मैं यहाँ पे एक और डिस्प्ले बना सकता था जिसके अंदर मैं पहला कैर ले लूं और दूसरा आईएनटी, तो कहीं ना कहीं देखिए ये दोनों वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसमें पहला आईएनटी है, दूसरा कैर है, इसमें क्या है, पहला कैरेक्टर है, दूसरा आईएनटी है। तो इस तरीके से आर्ग्यूमेंट के ऑर्डर में बदलाव करके भी हम लोग फंक्शंस को ओवरलोड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं चाहूं कोई ऐसा डिस्प्ले और बना सकता हूं जिसमें एक इंट हो, दूसरा कैर हो और तीसरा भी कैर हो, तो इस तरीके से ये भी ओवरलोड हो सकता है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की संख्या में कमी ज्यादा करके या उनके ऑर्डर में बदलाव करके भी मेथड को ओवरलोड किया जा सकता है। तो अब हम लोग इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इंप्लीमेंट करके कि कैसे हम लोग C++ में फंक्शन ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए मैंने एक बेसिक सा प्रोग्राम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम फंक्शन ओवरलोडिंग कोडिंग लिख लेते हैं। तो वॉइड डिस्प्ले नाम से मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। यहाँ पे मैं एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा लखनऊ और लाइन चेंज करने के लिए ENDL लगा दिया। अब हमारा जो फर्स्ट मेथड होगा डिस्प्ले, एक और मैं मेथड यहाँ पे बना लेता हूँ डिस्प्ले नाम से ही। तो इसके अंदर हम एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट पास आउट करते हैं, मैंने लिखा इंट a और यहाँ पे मैं कुछ कानपुर और फिर a की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। तो हमने ये लिख दिया, a की वैल्यू प्रिंट होगी, देन लाइन चेंज होगा। अब मैं यहाँ से डिस्प्ले मेथड को कॉल करता हूँ और कौन से डिस्प्ले को कॉल करने वाला हूँ, जिसके पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। पहले मैंने ये कॉल करा, सेकंड टाइम पे मैं उस डिस्प्ले को कॉल करने वाला हूँ जिसके अंदर एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट है 15। अब आप देखिए ये जो प्रोग्राम बना हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। जब एक प्रोग्राम के अंदर सेम नाम से दो या दो से अधिक फंक्शन होते हैं तो उसे फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले नाम का एक मेथड ये है, डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन ये है, तो ये जो प्रोग्राम कहलाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम कहलाएगा। फंक्शन ओवरलोडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो देखी जाती है कि कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर में फेरबदल कर दिया जाता है। तो इसमें क्या है, देखिए कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है और इसमें क्या है, एक इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट है, तो इसलिए ये दोनों मेथड हमारे ओवरलोड हो सकते हैं। तो देखिए दोनों प्रिंट होते हैं, तो यानी कि प्रोग्राम रन हो रहा है तो दोनों वैलिड हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, एक और मैं मेथड बनाने वाला हूं जिसे मैं ओवरलोड कराऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दोबारा देखिए अब हम दोबारा चाहे वेरिएबल का नाम हम बदल दें ch, ठीक है, तो इंटीजर एक ऐसा मैंने मेथड ऑलरेडी बनाया है, फंक्शन बनाया है जिसमें केवल एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट a है। फिर से मैं एक और फंक्शन बना रहा हूं जिसके अंदर केवल एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट ch है। तो फिलहाल ये क्या होगा, ये हमारा ओवरलोड नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी मैं लिख लूं, जयपुर के पास में, बाद में मैं ch की वैल्यू प्रिंट करूंगा। अब हमारा क्या होगा, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि दो फंक्शंस का सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाती है। तो मैंने डिस्प्ले ऑलरेडी एक बना रखा है, फिर से मैं एक डिस्प्ले बना रहा हूं जिसके अंदर एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट मैंने पास आउट कर दिया है। तो दो फंक्शंस के सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स नहीं हो सकते और सेम टाइप ऑफ आर्गुमेंट नहीं हो सकते, यानी कि नंबर तो हो सकता है लेकिन सेम जस्ट उसी तरीके का नहीं हो सकता। अगर हम इसको
कैर बना दें तो अब ये ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि ये वो और फंक्शन है जिसके पास एक आर्गुमेंट है लेकिन क्या है, इंटीजर वाला। इसके पास भी एक आर्गुमेंट है लेकिन कैसा है, कैरेक्टर। तो अब ये ओवरलोड हो जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए जैसे हम लोग डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं और यहां से पास आउट करेंगे कैरेक्टर, तो अब ये किस फंक्शंस को कॉल करेगा, ये उस डिस्प्ले को कॉल करेगा जिसके पास एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट है। तो इसका बेस्ट मैचिंग कौन सा फंक्शन होगा, वो ये वाला होगा। ऐसे हमारा इस डिस्प्ले कॉलिंग का बेस्ट मैचिंग फंक्शन कौन होगा, जिसके पास एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट है, ये हो जाएगा। और इस डिस्प्ले के लिए बेस्ट मैचिंग कौन सा होगा, जिसके पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, तो यानी कि ये हो जाएगा बेस्ट मैचिंग। तो अब आप देखिए इस तरीके से हम लोग ओवरलोड फंक्शंस को कर सकते हैं। उसके अलावा फंक्शंस को ओवरलोड करने का एक तरीका ये भी है कि मान लीजिए मैं इसमें दो आर्गुमेंट पास आउट करता हूं, एक मैंने कैर कर दिया ch, दूसरा मैंने इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट a पास कर दिया। अब मैं दोनों की वैल्यू प्रिंट कर देता हूं। पहले मैं ch की वैल्यू प्रिंट करता हूं, देन मैं टैब कैरेक्टर का स्पेस देता हूं, फिर मैं a की वैल्यू प्रिंट कर देता हूं। तो एक तो ये हो गया। अगर हम चाहें तो फंक्शंस को ओवरलोड करते समय नंबर ऑफ आर्गुमेंट उतने ही रखें, केवल उनके ऑर्डर को अगर हम बदलाव कर दें। जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाले फंक्शन में क्या है, पहले कैरेक्टर है बाद में इंटीजर है। अब मैं इसमें क्या काम करूं, पहले इंटीजर कर लूं बाद में कैरेक्टर कर लूं, तो हमारा ये मेथड भी ओवरलोड हो जाता है। तो अब हम किस फंक्शन को, पहले उसको कॉल करेंगे जिसके अंदर पहले कैरेक्टर हो बाद में इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट हो। तो अब इसके लिए बेस्ट मैचिंग कौन सा हो गया, पहले जिसमें कैरेक्टर हो बाद में इंटीजर हो। तो पहले कैरेक्टर बाद में इंटीजर किसके अंदर है, इस वाले के अंदर है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा लखनऊ और फिर लाइन क्या हो जाएगी हमारी, चेंज होगी और फिर वो इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो थोड़ा सा मैंने लखनऊ और कानपुर में इसलिए प्रिंट कर रहा हूं इन मेथड्स के अंदर, जिससे मुझे पता चल जाए कि हमारा कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है। तो अगर कानपुर प्रिंट हुआ दैट मीन्स ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर लखनऊ प्रिंट होने के बाद वेरिएबल्स की प्रिंट होती है वैल्यू, तो फिर ये वाला मैचिंग हो रहा है हमारा। तो अब मैं नीचे से डिस्प्ले को कॉल करता हूं, कौन से वाले को, जिसमें पहले कैरेक्टर है बाद में इंटीजर है। तो इसके लिए मैचिंग कौन सा हो जाएगा, इसके लिए मैचिंग ये वाला हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, लखनऊ और फिर वेरिएबल्स की वैल्यू। तो वेरिएबल्स क्या है, पहले a है बाद में 15, तो लखनऊ नेक्स्ट लाइन पे a एंड 15, तो ये आ जाएगा हमारा लखनऊ A15। तो देखिए मैचिंग किसके साथ हो रही है, जिसमें पहले कैरेक्टर है बाद में इंटीजर। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे पहले इंटीजर पास आउट कर देता हूँ 15, बाद में कैरेक्टर रखता हूँ, तो ये भी हमारा अब मैचिंग किसके साथ करेगा, अब मैचिंग करेगा जिसमें पहले इंटीजर है। तो पहले इंटीजर किसमें, इस वाले में, तो कानपुर, और नेक्स्ट लाइन पे CH A एंड 15 हमारा ये प्रिंट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग जिन फंक्शंस को ओवरलोड करना चाहते हैं उनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के ऑर्डर में भी अगर हम बदलाव कर दें तो हमारा फंक्शन ओवरलोड हो जाता है। तो उम्मीद है आपको फंक्शन ओवरलोडिंग क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू।